केजरीवाल सरकार का कहना है कि केंद्रीय मंत्री ने पेमेंट रोक दी और इसीलिए स्मॉग टावर्स काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद केजरीवाल सरकार ने अब तय किया है कि आदेश देखने के बाद आगे के नियम बनाए जाएंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि कोर्ट के लिखित आदेश की स्टडी के बाद ऑड इवन के नियमों पर भी फैसला लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद एक बार हम उसको स्टडी करेंगे और जो जो सुझाव या जो जो ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आएगा उसको फिर इनकॉर्पोरेट करते हुए उसके अनुसार हम अपनी योजना को बनाएंगे। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल हुआ तो राज्य सरकार ने गाड़ियों के लिए ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ऑड इवन लागू होने से प्रदूषण कम हो जाएगा? ऑड इवन के पीछे सरकार का तर्क है कि सड़कों पर गाड़ियों की संख्या आधी हो जाती है, जिससे धुएं से होने वाला प्रदूषण भी आधा हो जाता है। इस फॉर्मूले को 2016 में 2 बार और 2019 में 1 बार लागू किया गया था। 2019 में ऑड इवन फॉर्मूला 4 से 15 नवंबर के बीच लागू हुआ था। 2019 में उस समय प्रदूषण के आंकड़ों की बात करें तो ऑड इवन लागू होने से पहले 23 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच दिल्ली का औसत AQI 369 था और 2019 में 4 से 15 नवंबर के बीच जब ऑड इवन लागू था तब औसत AQI 328 दर्ज किया गया था। यानी ऑड इवन लागू होने के बाद AQI के औसत स्तर में 41 अंकों की गिरावट दर्ज की गई थी। वहीं गुरुग्राम में जहां ऑड इवन लागू नहीं था वहां 4 से 15 नवंबर के बीच औसत AQI में 76 अंकों की बढ़ोतरी देखी गई थी, जबकि नोएडा के औसत AQI में 12 और गाजियाबाद के औसत AQI में 14 अंकों का उछाल दर्ज हुआ था। इन दोनों शहरों में भी ऑड इवन नहीं लागू था। यानी ऑड इवन लागू होने पर दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिली थी। बढ़ते प्रदूषण से हरियाणा के गुरुग्राम में भी सांस लेना अब दूभर हो गया है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर के हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। आज सुबह गुरुग्राम के महिपालपुर में प्रदूषण का खतरनाक स्तर रहा। इस दौरान आसमान में धुंध दिखी और दम घोंटू हवा की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो गया। फॉग नहीं, स्मॉग जैसा है कि अगर आप बाहर निकलो तो आंखों में जलन लगती है। प्रदूषण की वजह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कक्षा 9 के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने 10 नवंबर तक स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस पर कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, यूपी के कई शहरों में भी प्रदूषण ने मुसीबत बढ़ा दी है। बागपत में बढ़ते प्रदूषण से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, जिससे निपटने के लिए जिला अस्पताल में 50 बेड और CHC, PHC में 10-10 बेड की व्यवस्था की गई है। मुंबई में भी खराब एयर क्वालिटी ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया है। बांद्रा में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी का दर्ज किया गया। इस दौरान सुबह आसमान में धुंध नजर आई। मध्य प्रदेश के सागर में चुनावी रैली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कभी गरीबी नहीं हटाई। नेहरू से लेकर न जाने कितनी सरकारें आई और इस दौरान गरीब मिट गए लेकिन गरीबी नहीं मिटी। वहीं मोदी सरकार ने गरीबों की मदद के लिए कई योजनाएं चलाई, जिसकी वजह से 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आ चुके हैं। कांग्रेस के लोग वो हैं जो नेहरू ने कहा, इंदिरा गांधी ने कहा, राजीव गांधी ने कहा, सोनिया गांधी ने कहा, राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी ने कहा गरीबी हटाओ। गरीब मिट गया लेकिन गरीबी नहीं हटी थी। अब मोदी सरकार आई है, 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर पिछले 5 वर्षों में आए हैं। इजराइल गाजा की जंग शुरू हुए 32 दिन बीत चुके हैं। युद्ध खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे। इजराइल का कहना है कि उसकी सेना गाजा सिटी में घुसने वाली है, इसलिए उसने पैदल सेना की राह आसान करने के लिए 24 घंटे में गाजा पर जबरदस्त बमबारी की। गाजा में सुबह की शुरुआत इसी तरह से तोप के धमाकों से होती है और जैसे जैसे दिन बीतता है बमों की गिनती बढ़ती जाती है। पिछले एक दिन के अंदर इजराइल ने हमास के 500 से ज्यादा ठिकानों पर बम बरसाए। सुबह ग्राउंड ऑपरेशन होता है और रात होते ही तोपों की जगह इजराइल के लड़ाकू विमान बम बरसाने लगते हैं।
इजरायली सेना का दावा है कि उसने उत्तरी गाजा के बीचों बीच हमास के गढ़ पर कब्जा कर लिया है। इजरायली सेना की 7वीं ब्रिगेड कॉम्बैट टीम ने हमास के इस इलाके पर अपना नियंत्रण कर लिया। इजराइल के सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां उत्तरी गाजा में गाजा सिटी के पास पहुंच गई हैं। कभी भी गाजा सिटी के अंदर जमीनी जंग शुरू हो सकती है। गाजा में 27 अक्टूबर से शुरू हुए ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल के 31 सैनिक भी मारे जा चुके हैं। लेकिन हमास पर हो रहे इन हमलों की कीमत गाजा में आम लोग चुका रहे हैं। सोमवार को इजराइल के बमों ने अस्पताल और रिफ्यूजी कैंप्स को निशाना बनाया, जिसमें कई लोग मारे गए और सैकड़ों की संख्या में घायल हुए। ये चीख पुकार, ये भगदड़, ये खौफ और बदहवासी की तस्वीरें गाजा के अल मगाजी रिफ्यूजी कैंप की हैं। सोमवार को यहां इजराइल के बमों ने सब कुछ तबाह कर दिया। बम और मिसाइल से तबाह हुई इमारतों के मलबे से औरतें अपने बच्चों को गोद में लिए भागने लगीं। कोई मलबे के अंदर से अपने बच्चों के जिंदा होने की आस में उसे पुकार रहा था। इजराइल के हमलों ने गाजा में कोहराम मचा रखा है। गाजा स्थित हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौत और तबाही के जो आंकड़े दिए हैं वो हैरान करने वाले हैं। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा पर हो रहे इजराइल के हमलों में एक महीने में 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मारे जाने वाले लोगों में 4,000 से ज्यादा बच्चे और 2,500 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। गाजा के अस्पतालों में हर घंटे औसतन 15 लोग दम तोड़ रहे हैं, यानी रोजाना तकरीबन 350 लोगों की मौत हो रही है। हर घंटे जान गंवाने वालों में 6 बच्चे और 5 महिलाएं शामिल हैं। वहीं इस युद्ध में 1400 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए हैं। इनमें से ज्यादातर की मौत 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले में हुई थी। आंकड़ों के मुताबिक इजरायली फौज अब तक गाजा पर 30,000 टन के बम और बारूद बरसा चुकी है। एक जानकारी के मुताबिक इजरायल युद्ध पर हर रोज करीब 2,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है और एक महीने से जारी इस लड़ाई में इजरायल अभी तक 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम फूंक चुका है। एक्सपर्ट की अगर माने तो इस युद्ध में इजरायल को 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का झटका लगेगा। Z News।